अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो मेरे दिल से मेरे वतन अज़ीज़ के लिए दुआ है, इसके लोगों के लिए दुआ है कि वो अपने हिफाजत से रहें, परवरदिगार उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिनका जानी माली नुकसान हुआ, उनसे इंतहाई अफसोस का इजहार है मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। कुदरती आफ़ात है ख़वातीन हज़रात, इससे हम इसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास, लेकिन इसके हल बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए कि पंजाब और KPK इस टाइम पानी की ज़द में है। कहा जा रहा था, क्या एक वो वक्त था कि जनाब हिंदुस्तान या इंडिया या मोदी ये कहते थे कि जी हम पानी बंद कर देंगे, पाकिस्तान के लिए पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, बड़े मसाइल होंगे, ये होगा वो होगा। और कुदरत का निज़ाम चेक करें कि कुदरत ने इतना पानी हमें दे दिया कि अब उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। खैर, कुदरती मामलात हैं और इस पर हम इसका हल ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसका जो नुकसान है वो बहुत बड़ा है। जैसा आप देख रहे हैं कि माली नुकसान बहुत ज़्यादा है, जानी नुकसान बहुत ज़्यादा है, फसलें तबाह हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, सड़कें तबाह हो रही हैं, पुल टूट रहे हैं। जो ज़राअत के बड़े इशूज़ हमें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं, जो मुझे नज़र आ रहे हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस, कि जो आने वाले महीनों में जो गंदम तैयार होनी है, जो चावल तैयार होनी है, जो दीगर फसलें तैयार होनी हैं, वहाँ तो अभी सफाचट हो गया सारा कुछ। सारी ज़मीनें ज़ाया हो गई हैं। स्पेशली हम जो फैसलाबाद के सराउंडिंग की बात करें, तहसील भवाना, तहसील तांदरे वाला हो गया, ठीक है, झंग का शहर हो गया, और जो चिन्नौट का हिस्सा है सारा, वो सारा ज़ेर-ए-आब है। और इस टाइम बहुत मसला है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिससे हम इस टाइम जो हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है। आज के प्रोग्राम में ख़वातीन ज़रा हम बात करेंगे कि हमारे जो हुकूमती सतह के ऊपर इक़दामात हैं वो क्या थे, वो क्या हैं, इन चैलेंजेस को फेस कैसे करना है, जो नुकसान है उसकी भरपाई किस तरह से हो पाएगी, क्या हुकूमत जिनके जानी और माली नुकसान हुए उन्हें किसी तरीके से कंपनसेशन देगी या नहीं देगी। आज की ही मैंने एक सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देखी हैं जिसमें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से जो डोनेशंस हैं वो मौसूल हो रही हैं, और कहा जा रहा है कि जी हम सैलाब ज़दगान के लिए कहीं से मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, कहीं से मिलियंस ऑफ पाउंड्स आ रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया इस टाइम देख रही है कि पाकिस्तान इफेक्टिव्स में मतलब वन ऑफ द इफेक्टिव्स ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बल्कि टॉप 10 में अगर कंट्री बात की जाए तो शायद पाकिस्तान चौथे या 5वें नंबर पे हो सकता है। दैट्स माय एनालिसिस, ठीक है, फॉर श्योर 5वें नंबर पे है। तो देखिए हमारा कंट्रीब्यूशन तो शायद ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है बीइंग अ कंट्री, लेकिन इफेक्टिव्स में हम ज़्यादा आ गए हैं। अब इसमें कौन कौन से रीज़न्स हैं, कौन कौन सी वजूहात हैं, इस पर हम बात करेंगे, एक्सपर्ट्स से मिलेंगे, रेलिवेंट इदारे से मिलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इतना पानी कहाँ से आ गया, रीज़न क्या बनी, क्लाउड बर्स्ट हो गए जो हमने पहले कभी नहीं सुना था या देखा था, ये क्या वजह हुई, इतना बड़ा सैलाबी रेला कैसे आ गया पंजाब के अंदर और इतना इफ़ेक्ट इसने दे दिया है, क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी रहेंगे या जल्द ही हम इससे निकल जाएंगे। तो आज इन सारी सिचुएशंस पे बात करेंगे, रेलेवेंट लोगों से मिलेंगे, और एक अवेयरनेस, एक आगाही प्रोग्राम है जो आप तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे, और कुछ सवालात हम हमारी हुकूमत के सामने रखेंगे कि इक़दामात में हम कहाँ स्टैंड करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और जिस तरह से इंट्रोडक्शन में चीज़ें शामिल की गई हैं कि पाकिस्तान इस वक्त तारीख़ के बदतरीन सैलाबी सूरत हाल से दो चार है, और आप पूरे पंजाब को देखें तो पूरा पंजाब हर तरफ पानी पानी नज़र आता है आपको। कुदरत की जानिब से ये सारा एक इम्तिहान है। कहा तो ये जा रहा था कि पानी रोक दिया जाएगा पाकिस्तान का, और जो दूसरे ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, दुश्मन ममालिक हैं, उनका ये कहना था पानी अगर रोक दिया गया तो पाकिस्तान के लिए कहत साली भी हो सकती है, कहत से दो चार हो सकता है। लेकिन कुदरत का निज़ाम देखें, सब कुछ बदल गया। लेकिन इन तमाम हालात और इन सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे इदारों का मुतहरक होना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से अभी मैं महकमा माहौलियात में मौजूद हूँ, उस्मान रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात फैसलाबाद हैं, और सर और इस महकमे का जो मौक़िफ़ है आजकल के इस सूरत हाल में, इस पर बहुत ज़रूरी है बात करना। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? उस्मान साहब, बात हम थोड़ा सा जनरल डिस्कशन से शुरू करते हैं। कैसा देखते हैं अभी ओवरऑल आपने अपने करियर में इस तरह से जो चेंजेस हैं, जो सीजनल चेंजेस हैं, पहले किस तरह से चेंजेस आप फेस करते थे, और इस साल 2025 में कितना चेंज आपने देखा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली ये एक स्पेशल सिचुएशन है। हमारी ज़िंदगियों में हमने पहले इस तरह की ना सैलाबी सूरत हाल देखी है, ना ही
इस तरह की क्लाउड बस्टिंग की टर्म्स जो सी बहुत सारे लोगों को आम पता भी नहीं था लोगों पता को भी कि ये नहीं होता पता क्या है, पता ऐसे भी ही। नहीं। इसी लेकिन ये इस तरह की चीज़ें हम फिज़िकली अब देख रहे हैं, होती हुई देख रहे हैं। और जो सा आपने पहले राइटली पहले स्टार्टअप किया कि भाई हमारी वो वाटर स्केरेसिंग की बात हो रही है जी। और अब हम हर तरफ पानी पानी देख रहे हैं। ये डेफिनेटली रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंजेस को हम अब फिज़िकली देख रहे हैं, सुन रहे हैं और फेस कर रहे हैं। इसमें दायरा तहफ़्फ़ुज़ से माहौल और मौसमियाती तब्दीली का नाम भी पीछे चेंज किया गया इसी हुकूमत में। मैडम मरीम नवाज़ का और उनके नीचे मैडम सीनियर मिनिस्टर मैडम मरीम औरंगज़ेब का विज़न था कि इसे सिर्फ माहौलियाती सिर्फ महकमा माहौलियात नहीं रहना चाहिए बल्कि उसकी मौसमियाती तब्दीली को भी देखना है। ठीक है। तो ये इसमें मुख्तलिफ ज़ाहिर सी बात है इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। ऐसे प्रोएक्टिवली देख लिया गया कि अच्छा, मैंने उस्मान साहब देखें, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हम पिछले 1 साल से ये फ़िक्रा जो है, ये जो लफ्ज़ है, ये दोहरा रहे हैं हर स्पेक्ट्रम पर, हर प्लेटफॉर्म पर, हर मीडियम पर ये डिस्कस हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसके असरात हमने जो देखे हैं अभी, जो अभी हम जिनको फेस कर रहे हैं करंटली, वो बड़े बदतरीन हैं। मुझे बताएं कि जो महकमा माहौलियात का जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो एक टास्क है वो क्या है, क्या था, और इस टाइम करंट सिनेरियो के मुताबिक क्या चीज़ें हो रही हैं? अब टास्क आपको पता है कि ये बियॉन्ड डिवीजन्स जाता जा रहा है, जिस तरह कि हम इसे एक निचले लेवल तक इसे फेस कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान जो एक ऐसे प्लेटू पे वाक़ है, एक तरफ ग्लेशियर्स हैं, मैलियाज़ हैं और दूसरी तरफ हमारे गर्म पानी है। मीन्स देयर इज़ अ एक्सट्रीम ग्रेडियंट मौजूद है कि एक तरफ आप बिलो 50 -50 पे जाते हैं और सेकंड +50 पे जा रहे हैं। तो जितना ये ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है उस लिहाज से उतनी ज़्यादा हमारे समुद्रों में वेपरेशन ज़्यादा हो रही है। हमारे हिमालयाज़ पे जाके आपको पता है उतना हमारा ये जितना भी मानसून का सीज़न आता है उतना एग्रेसिव होता जा रहा है कि एक वाटर का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव Yes. हमारा वाटर लोड जो समुद्रों से आता है वो बढ़ता जा रहा है और वो जाहिर सी बात है वो एक प्लेटू में डाउनफॉल की तरफ आता है दोबारा समुद्रों की तरफ, तो वो हमें इतना ही वाटर लोड ज़्यादा मिलता है। तो इसमें डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग जो सी है ना वो बेसिक इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसमें आल्दो पाकिस्तान का हिस्सा तो ओनली 1% से भी कम है, लेकिन वी आर दी वन ऑफ द 5th कंट्रीज़ हैं। हम पहले 5 मुल्कों में जो इसकी क्लाइमेटी को फेस करते हैं। ऐसे और इसीलिए आपको पता है पिछली जो COP 29 भी हुई उसमें भी मुख्तलिफ मुल्कों ने हमारे लिए प्लेजेस भी किए और काम भी हो रहा है। तो लेकिन ये काम बहुत बड़ा है। लेकिन सुभाष साहब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के सब यही कहते हैं कि शजरकारी होनी चाहिए, दरख्त लगने चाहिए, जितनी ग्रीनरी होगी, जितना दरख्त लगेगा उतना ही ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हमारी वो उसकी मदद मिलेगी। मुझे ये नज़र आता है कि महकमे की जानिब से हमेशा हम ये सुनते हैं कि जी दरख्त शजरकारी पे काम हो रहा है, दरख्त लगाए जा रहे हैं और हर साल एक मुहिम होती है। इस साल हमें कोई ख़ास मुहिम अभी तक दिखाई नहीं दी, स्पेशली अगर हम प्लांटेशन की बात करें और अगर हम दरख्त लगाने वाली मुहिम की बात करें। अच्छा, पहले ना क्योंकि इस मुहिम को लीड करता था महकमा जंगलात, तो इस दफ़ा आपको पता है क्योंकि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के वॉल्विंग डिपार्टमेंट बन चुका है इस टाइम। तो इसे क्योंकि ये एक पैटर्न चेंज हुआ है, एक एपिडेमिक शिफ्ट हुआ है, तो इस वजह से शायद उस तरह की मीडिया हाइप नहीं मिल सकी। आल्दो तकरीबन हमारे इस ऑफिस ने जो पहले कभी भी नहीं किया गया था 1 लाख से ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे पौधे डोनेट किए या लगवाए हैं, जिसमें PHA को भी आ रही है जो सी रोड साइड्स पे पौधे लग रहे हैं देख रहे हैं, ये सारे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने अरेंज किए हैं। इसके अलावा हमने जो टाइटैनिक के पास साथ जो उनसे जितने पौधे हैं यहाँ पे टाइटैनिक होटल के पास तो बहुत मोर देन 15,000 पौधे वो एक जगह लगे, वो सारे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने अरेंज किए। तो अभी तक हम AC सिटी सदर को मुख्तलिफ इंडस्ट्री से प्लाइज्ड मुख्तलिफ एसोसिएशन से प्लाइज्ड पौधे प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमारा टारगेट है इस सीज़न में हम इसे 2 लाख तक लेके जाएँ। तो इसका मकसद पब्लिसिटी नहीं है, ऑन द ग्राउंड चेंजेस हैं जो कि एक मोटिव है एक हमारे इस टाइम डायरेक्टर जनरल डॉक्टर इमरान हामिद शेख का भी कि ग्रास रूट लेवल पे चेंजेस एक्चुअल चेंजेस नज़र आए, ना कि उसकी सिर्फ प्रमोशन हो। अच्छा देखें, इस सीज़न तो हमें
एक दर्जा हरारत बढ़ गया, हमने देख लिया जो क्रॉप है वो भी वक्त से पहले पक गई, गर्मी पहले आ गई, फिर उसके बाद मॉनसून की बारिशें स्टिल चल रही हैं, अभी नौवां स्पेल भी एक्सपेक्टेड है कि वो भी शुरू होगा और अभी ये स्टिल चलता रहेगा, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अभी जो सैलाबी सूरत हाल है इससे भी अभी हमें निपटना है, क्योंकि ये अभी ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये अभी चलता रहेगा, लेकिन हमें अब पॉलिसीज़ बनानी होंगी जिससे एटलीस्ट हम आने वाले वक्त में चीज़ें बेहतर कर सकें और रोकथाम कर सकें सारी चीज़ों को। ब्रेकिंग में वापस आते हैं और ब्रेक के बाद थोड़ा पॉलिसीज़ पे बात करेंगे महकमे की जानिब से कि आने वाले वक्त में ग्लोबल वार्मिंग को इस चैलेंज को फेस करने के लिए कौन कौन से इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्या पॉलिसीज़ बनाई जा रही है और करंटली जो सूरत हाल हमारा कंट्री, हमारा पंजाब देख रहा है, इसके लिए क्या लाहे अमल बनाया जाएगा आने वाले वक्त में, इस पर बात करते हैं। ब्रेक जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ओके ख़वातीन साहब वापस आ चुके हैं। अच्छा उस्मान साहब मुझे ये बताइए, महकमे की जानिब से एक पॉलिसी है और जिस पर अमल दरामद करना आवाम के लिए बड़ा ज़रूरी है और उन कवानीन की पासदारी करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये मुझे बताएं, खैर पब्लिकली हम बाद में बात करेंगे, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन पे काम हो रहा है और आम पब्लिक को कैसे इंगेज किया जा रहा है कि जो रूल्स पहले से बने हुए हैं जिन पर अमल दरामद सख्ती से नहीं किया गया, जिसका रिजल्ट हम आज भी देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या इस पर इम्प्लीमेंटेशन को कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है इस वक्त करंटली सिचुएशन में? अच्छा, ये इससे ना मल्टीलैटरल एक्टिविटी के तौर पे इस टाइम पूरी गवर्नमेंट ले रही है, क्योंकि ये एक ऐसा अफरियत बन चुका है क्लाइमेट चेंज और माहौलियाती तब्दीली और महकमा माहौलियात से रिलेटेड कंसर्न्स कि ये शायद गवर्नमेंट का एक बलून बढ़ाई जा रहा है और इसमें मुख्तलिफ महकमों को भी इंगेज किया जा रहा है ताकि जो मैन पावर की कमी है और बकाया रिसोर्सेज की कमी है उसे किसी तरह टैकल किया जा सके। जैसे आपने अभी देखा होगा कि फसलों की बकाया जात को जब बंद करने की बात आई तो उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एंगेज किया गया, उन्हें फोकल पर्सन बनाया गया, आल्दो दे वर रिपोर्टिंग टू अस, और उसमें हमने काम हुआ देखा भी है। जी जी। इसी तरह जब हमारी अभी रोड वर्दी व्हीकल्स के लिए काम लाहौर में आपने देखा कि बड़े एग्रेसिवली उसके ऊपर एक टाइम पे अब उसका एक PC1 भी बनाया जा रहा है ताकि उसको बकाया ज़िलों तक उसे एक्सटेंड किया जा सके। इसी सिलसिले में एक वर्ल्ड बैंक ने प्रोग्राम दिया है पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ही ये है कि इसको जो हमारी क्लाइमेट चेंजेस हैं और इसकी गेजिंग है, इसकी प्रोएक्टिव मेजरमेंट्स हैं ताकि हमें फोरकास्टिंग हो सके कि हमारी क्या चीज़ें आ रही हैं, कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ कमी जा रही है। सही है। उसको पूरा साइंटिफिकली एनालाइजेशन है, उसके ऊपर रिपोर्टिंग है। तो वो तकरीबन 300+ मिलियन का एक प्रोग्राम अभी हमें फ्लोट हो चुका हुआ है हमारे डिपार्टमेंट को। उसी और उसमें प्रायोरिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें हैं? उनमें सबसे पहले प्रायोरिटीज़ में गेजिंग फॉर द डिफरेंट स्टांसेस है। इसके लिए सबसे पहले लाहौर के लिए एक अपॉइंटमेंट स्टडी करवाई गई है, उसके लिए बजट रखा गया है कि भाई हमें उसके, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ थ्योरीज़ पे बात कर रहे थे, हमारे पास गेजिंग इक्विपमेंट्स नहीं थे, हमारे पास व्हीकल्स नहीं थी, हमारे पास मैन पावर उस तरह नहीं थी। इसके लिए एक EPF का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसके लिए एक मैन पावर, रीजनेबल मैन पावर हायर की, आल्दो दैट वाज नॉट दैट मच इनफ। उसके लिए फर्दर 400 की हायरिंग की वो जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कोई 5, 10, 20 इंस्पेक्टर्स से कितने बड़े बड़े ज़िलों से नहीं हो सकता है। इसके लिए इस गवर्नमेंट ने बड़े इनिशिएटिव लिए हैं कि मैन पावर के गैप को फिल अप किया जाए। तो मीन्स गवर्नमेंट इज़ पूरी तरह फोकस्ड है। एज आ फैसलाबाद के डिप्टी डायरेक्टर हम पूरे फोकस्ड हैं। जो हमारे DC साहब हैं, कैप्टन नज़ीम साहब, वो हमारे साथ हर टाइम अलाइंड हैं। वो जहाँ पे भी हमें सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, जहाँ पे हमें कोई क्वेश्चन रिक्वायर्ड होता है, वो प्रोएक्टिवली हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। बस काउंटर दूसरी साइड पे इसी तरह हम चैम्बर्स के साथ और एमटमा के साथ भी एंगेजमेंट में हैं, जिसके लिए गाय बगाए हमारी उनसे मीटिंग्स हो रही हैं। चैम्बर वाले भी अपने तमाम इंडस्ट्रीज़ को इन लाइन किए, ऑल दो इंडस्ट्री का हमारा एज अ पाकिस्तानी कंट्रीब्यूशन ओनली 1% है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो उसको भी
टेक केयर करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक तो इसमें जो क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट नहीं, इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इलेक्ट्रिक बसेस, जी जी एग्रीकल्चर के लिए जो पॉन एरियाज़ हैं, मीन्स जो मोटरवे के साइड्स पे हैं जहाँ पे बसों की बकायदात को चलाया जाता है, तो मोटरवेज भी डिस्टर्ब होती हैं। तो इसमें से ये सारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक गायब आप कमिंग ईयर्स में इंशाल्लाह हम जो पहली पॉजिटिव इतनी चेंजेस देख रहे हैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में, आपको ये फर्दर फ्लरिश करता नजर अच्छा सर, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, सनती शहर माना जाता है। अब सनत को बंद तो किया नहीं जा सकता, जी। लेकिन जो ई मिशन की एक मिशन जो आप लेके चले डिपार्टमेंट की जानिब से, और क्योंकि सनतों का बड़ा एक तो माहौल के साथ बड़ा डायरेक्ट कांटेक्ट है, वो चाहे आप हवाई कांटेक्ट कर लें या वो आप लिक्विड या पानी की सूरत में बात कर लें, तो इसमें किस हद तक चैलेंज कामयाब हुआ है? क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि अगर आप डाइवर रोड पे चले जाएं, अगर आप जड़ावाला रोड पे चले जाएं, मुख्तलिफ रोड से शहर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो अभी भी हमें धुएँ निकलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी भी हमें नालों के अंदर वो फैक्ट्रीज़ का पानी मिलता हुआ नज़र आता है। तो ये अभी तक क्यों नहीं इस पर पूरा काबू पाया जा सका अभी तक? अच्छा, इसमें ये ना एक लॉन्ग टर्म वर्कआउट है, ये कुछ दिनों में होना। जिस तरह यहाँ पे पहले इंडस्ट्री, आल्दो यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है, और जैसे कि और मेजर एक्सपोर्ट्स यहाँ से हैं, 18 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं फैसलाबाद से थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसमें जो हमें चैलेंज सबसे बड़ा फेस करने में आ रहा है कि इंडस्ट्री मशरूम की सूरत में ग्रो की, मुख्तलिफ रेजिडेंशियल एरियाज़ में ग्रो की, अभी भी स्टिल है। जी जी, अभी भी स्टिल रेजिडेंशियल एरियाज में है। उसमें हम डेफिनेटली उसके जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं उन्हें टेक। अब यहाँ पे आपको 99% इंडस्ट्री वो नज़र आती है जिसके एमिशन कंट्रोल सिस्टम अच्छे बुरे किसी ना किसी अंदाज के आपको लगे हुए नज़र आते हैं। तो हम फर्दर इम्प्रूवमेंट में हैं कि उसके ऊपर CCTV कैमरास की तमाम की एक्सेस हम ले, खुद भी कंट्रोल रूम में दें और अपने हेड ऑफिस में दें, ताकि हम कंटिन्यूस उसकी मॉनिटरिंग करें। अच्छा सर, लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ बताएं, देखें वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील हो गई हैं। अब शायद जहाँ पर फैक्ट्रियाँ थी पहले वहाँ कुछ नहीं था, अब वहाँ इर्द गिर्द घर ही घर और आबादियाँ हैं, और जाहिर बात है एक तो फैक्ट्रियों का शोर, फिर वहाँ का धुआं, फिर वहाँ की चीज़ों की ख़राबी, लोगों को सांस के मसाइल, ये आप तक चीज़ें रिपोर्ट होती हैं। क्या ऐसा कोई पॉलिसीज़ में चीज़ें ऐड ऑन नहीं की गई कि उन फैक्ट्रियों को वहाँ से हटाकर गवर्नमेंट की जानिब से उनको कोई और जगह एलोकेट कर दी जाए? बिल्कुल एक DC साहब ने एक कमेटी हमारी सेक्रेटरी साहबा की ही हदायत पे डेवलप की है, जिसमें हम वासा और AC साहबान शामिल हैं। उसमें इनिशियल स्टेप पे तो जो बारिश का सीज़न है उसमें उन्हें कहा गया है कि वो दे विल नॉट वर्क आउट, ताकि जो सा हमारे वहाँ पे पानी के मसाइल क्रिएट हो जाते हैं गलियों बाज़ारों में, वो नहीं चलेंगी और वो मतलब उस टाइम बंद रहेंगी। सही है। जो शहर की में फैक्ट्रियाँ, आल तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो जब बनी थी तो ये दूर दूर तक आबादी नहीं थी, अब आबादी उन तक पहुँच चुकी है। इसके लिए फर्दर जो एक तजवीज़ है वो यही है कि इन्हें फेडमिक में एडजस्ट किया जाए। उसके लिए हम फेडमिक से टाइम भी ले रहे हैं कि भाई ताकि एक जो हमारा मास्टर प्लान है वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो सके, ठीक है, ये फैक्ट्रियाँ आउट ऑफ द सिटी मूव कर सकें। ऑल्दो इट विल आल्सो टेक टाइम, लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो शुरू कर दिया गया। अच्छा सर, इन दी एंड हम इससे पहले ब्रेक की जानिब जाएँ, देखिए हर इदारे की जानिब से एक अवेयरनेस प्रोग्राम का होना बहुत ज़रूरी है। देखें इदारा कार्रवाइयाँ करता, हमें पता चलता है जी फैक्ट्री सील हो गई जनाब, लूम बंद कर दी, या दुकान प्लास्टिक बिक रहा था बंद कर दी, या जो भी महकमे के किसी भी महकमे के अंडर जो भी उसकी पॉलिसीज़ हैं उसके अगेंस्ट को जाता है, हमें कार्रवाइयाँ नज़र आती हैं, लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें नज़र नहीं आते जिसमें लोगों को तंबीह की जाए, लोगों को बताया जाए कि ये काम है, ये करना है, ये नहीं करना, इस पर खिलाफ वर्जी है, इस पर जुर्माने हैं, ये चीज़ें। तो ये मुझे नज़र नहीं आती हमारे इदारों की जानिब से। क्या आपके इदारे की जानिब से ऐसा कुछ ओपन इनवाइट या ओपन वॉक प्लेटफॉर्म कोई ऐसा, या कोई सेमिनार या वर्कशॉप्स आने वाले दिनों में मतवक्को है? क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम, ताकि लोगों को बताएं कि किस महकमे की जानिब से कौन सी पॉलिसीज़ हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, ताकि ये जो लोग जुर्माने फेस कर रहे होते हैं, लोग सज़ाएं फेस कर रहे होते हैं, मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं, तो उससे पहले ही अगर मैसेज उन तक पहुंच जाए प्रॉपर्ली तो मेरे ख्याल से दैट विल बी मोर बेटर। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, ये आपने देखा होगा अभी पीछे 5 जून जब आई थी, हमने बड़ा एक मैसिव प्रोग्राम अरेंज किया था DC ऑफिस के कोर्ट यार्ड में, और वहाँ पे तमाम महकमों को भी बुलाया गया था, MPAs MNAs को भी बुलाया गया था। तो वो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने अरेंज किया था, और उसमें महकमा जंगलात और बकाया सारे भी जो अलाइड डिपार्टमेंट्स से वहाँ इन्वाइट
किए गए। इसी तरह का हम एक फर्दर अंडर प्लानिंग है, वो मैं डीसी साहब से डिस्कशन में भी उसमें, ताकि उसमें एक आधा ऐसा फोरम डेवलप किया जाए जहाँ तमाम महकमा जात को एक प्लेटफॉर्म पे ला के तमाम जो पब्लिक ग्रीवियंसेस एक अवेयरनेस भी आए, उनकी ग्रीवियंस भी रेज अप हों, ताकि हम महकमा जात उससे प्रॉपरली टैकल कर सकें। हाँ, तो हमारे डी साहब बड़े प्रोएक्टिव हैं और वो उसमें किसी चीज़ को स्पेयर नहीं करते, जो भी उनकी आम पब्लिक की ग्रीवियंस आ रही होती है उसे हैंडल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा सर, बातों में एक बात, आने वाले वक्त में देखिए ग्लोबल वार्मिंग का सिलसिला है और क्लाइमेट चेंज भी है, अगर चीज़ों पर नहीं काबू पाया जाता, ओवरऑल हम बात करते हैं, तो क्या आप आने वाले वक्त में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? डेफिनेटली हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए काम करना है, तो इसमें हमें ये ओनली वन साइडेड नहीं है, ये पब्लिक और गवर्नमेंट की और नॉट फॉर अ वन टाइम, ये हमेशा ये पब्लिक तक, आम कम्युनिटी तक जो सी क्लब्स क्रिएट होने चाहिए, जो से हमारी ऑलरेडी एक वर्किंग में है कि हम बच्चों के सिलेबस में इसे लेके आएँ, ताकि उनको बचपन से ही ये ग्रूमिंग हो कि ये हमारा ये एक लोकल मसला मौजूद है, हमने और ये बढ़ना है, ये कम नहीं हो, ये बढ़ना है, दुनिया इसके ऊपर ऑल द अवेयर है, लेकिन क्योंकि हम अंडर डेवलप कंट्री हैं, हम डेवलप कंट्री नहीं हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ने चलेंगी, तुम्हारे रोज़गार चलेंगे बकाया, लेकिन चलें वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के अंदर। अगर वो सस्टेनेबिलिटी में नहीं चलेंगे तो जाहिर बात इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट उसके ऊपर एक्शन करेगा। तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है सस्टेनेबिलिटी के हवाले से ही एक तो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट अवेयर भी करता है, बात भी करता है, ये जब तक हम अडॉप्ट नहीं करेंगे एज अ पब्लिक, एज अ पर्सन, एज अ सिंगल ह्यूमन बीइंग, तो ये अफरियत को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच उस्मान साहब, आपके कीमती वक्त। आइए आगे बढ़ते हैं, चीज़ शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक पाकिस्तान और स्पेशली पंजाब जिस तरह से सैलाब की ज़द में है, ये हमारे लिए पहली बार ही इतना बड़ा जो सैलाबी सिलसिला है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसके लिए पहले से इक़दाम किए गए थे, नहीं किए गए थे, आप और मैं बखूबी जानते हैं, दीगर प्लेटफॉर्म्स से इस बारे में बात हो रही है कि इसके लिए पहले इक़दाम नहीं थे। खैर अभी खैर से ये सिलसिला ख़त्म हो तो फिर शायद हिफाजती इक़दाम किए जाएँ और आने वाले वक्त में हमें देखने को मिले। अभी फ़िल वक्त इस पर मज़ीद बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है रेलिवेंट टू आवर टॉपिक ऑफ टुडे, तो इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब मौजूद हैं। आप डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस से मुंसलिक, आप जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हैं, और सर से मुलाकात का रीज़न जो है बेसिकली एक डिपार्टमेंट का हिस्सा है, तो डेफिनेटली एनवायरमेंटल चेंजेस पर बात करना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था, तो इसलिए हम सर को वेलकम करते हैं। सर कैसे हम ठीक ठाक हैं? सर प्लेजर। अच्छा सर, अब हम थोड़ा जनरली आज हम थोड़ा प्रोग्राम के आगाज़ में जो टॉपिक है उस पहले जनरल डिस्कशन करते हैं। अब सर मुझे बताइए, ये जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का जो हम एक तस्बीह जप रहे हैं पिछले 1 साल 2 साल से, पूरी दुनिया भी है लेकिन हम भी, लेकिन हमारे लिए बड़ा ईजी था कि हम शायद अमेज़ॉन के जो जंगलातों से बहुत दूर हैं, ठीक है, और हम समंदर से बहुत दूर हैं, तो इसलिए हमें कोई ऐसी बड़ी आफात देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन कुदरत का निज़ाम इस बार टोटल चेंज है। क्या कहेंगे इस हवाले से सर इन द बिगनिंग? ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस, ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंजेस, क्लाइमेट चेंज, ये सारे का सारा रिलेटेड है हमारी पॉपुलेशन के साथ। आपने देखा है कि रिसेंटली दुनिया की जो आबादी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और उस आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमने बेतहाशा इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सारे काम किए। ज़ाहिर है उनको तनख्वाह, उनको जॉब शॉब्स भी तो देनी है, उनको खाने पीने को देना है, और तो इसलिए जो साइकिल होता था ना, वो ये साइकिल बड़ी तेज़ी से चल रहा है। उस साइकिल में तेज़ी आने की वजह से हमने बहुत सारी जगह के ऊपर जो नेचर है, जिसको हम मदर नेचर भी कहते हैं, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया। तो उस डिस्टर्बेंस के नतीजे में ये जो सारी आफात हैं, कुदरती आफात हैं या मैन मेड जो क्लाइमेटीज़ हैं, ये सारी हो रही हैं, और अब ये ज़्यादा हो रही हैं। तो इस ज़्यादती की वजह से हमें महसूस होता है कि ऐसे हैं। ठीक हो गया, मतलब पॉपुलेशन आपको लगता है कि could be the one of the reasons? Yes, the major reason, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस पॉपुलेशन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें हर चीज़ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना। मतलब ये जो फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, हवाओं में धुएं तहलील हो रहे हैं, पानी का ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बनानी पड़ रही है,
और उनको फिल करने के लिए जो एक्स्ट्रा, जो शायद कभी चीज़ें सोची भी नहीं गई थी, उनको भी अरेंज करना पड़ा। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हम देते थे ना, वो जुलाहा था, वो थान बुनता था, फिर कपड़े बनाता था। कितने जुलाहे चाहिए आजकल 7 अरब की पॉपुलेशन को जी, जी। कपड़े पहनाने के जी, लिए? जी, ये डेनिम के बगैर नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको इंडस्ट्रियलाइज लेवल के ऊपर ये सारा काम करना पड़ेगा, वरना जुलाहा तो एक दिन में शायद एक शलवार बना सकता है, ऐसे ही, एक कुर्ता बना सकता absolutely, है। तो उसको मास प्रोडक्शन के लिए जब आपने करना है तो फिर आपको मास लेवल के ऊपर भी मदर नेचर के साथ लड़ना पड़ेगा। तो मदर नेचर से तो हम लड़ नहीं सकते, ये हम उसके रिजल्ट्स देख रहे हैं। तो लेकिन सर फिर देखें, लाहे अमल और हिकमत अमली बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो इसको बड़े अच्छे तरीके से देखती हैं कि जो नेचुरल और मैन मेड क्लाइमेटीज़ हैं, कैसे हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, कैसे उनको रोका जा सकता है या कैसे उनको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा सर, लेकिन इसमें एक चीज़, जैसे कि हम अगर हमारा बात करें कि अभी फ़िलहाल ग्लोबल वार्मिंग में या ओवरऑल में अगर हम कंट्री वाइज कंट्रीब्यूशन की बात करें तो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन को ख़ास नहीं है इस चीज़ के बढ़ावे में, लेकिन इफेक्टिव्स में पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है। देखें, समटाइम्स हमें मतलब वन ऑफ द टॉप ऑफ द लिस्ट हमें कुछ ऐसे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मिलती है जो हमने कभी नहीं किए होते। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तान का शायद जो ग्लोबल शेयर है उसके अंदर हम बहुत कम शेयर है हमारा, बल्कि ना होने के बराबर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, चाइना, USA, जहाँ पे पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। मगर पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द द लीडिंग कंट्रीज़ जो कि इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो जैसे आजकल आप देख रहे हैं हम अफेक्ट हो रहे हैं, इस सैलाब के सीज़न के बाद हम स्मोक में इफेक्ट होंगे, उसके बाद वो भी सीज़न आने वाला है, उसके बाद हम वाटर शॉर्टेज में इफेक्ट होंगे, इसके बाद हम हीट वेव में इफेक्ट होंगे। तो पाकिस्तान चार पांच ज़्यादा बड़े चैलेंजेस, हाँ, जो कि हमारी जो तमाम किस्म की फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारे लोगों की हेल्थ के लिए और हमारा जो ओवरऑल एक मुल्की जो ज़र मुबादला है उसमें बेतहाशा नुकसान हो जाता है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा क्योंकि डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमने आज तक सुना है, बल्कि शायद सुना भी नहीं होगा, लेकिन चलें कह लें कहीं हमने सुना भी होगा कि दुनिया में कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फट गए और बादल फटने को हम ये सब तस्वुर करते थे कि शायद पानी या बारिश किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो ये एक तस्वुर होता था। लेकिन इस सीज़न में हमने पाकिस्तान में, दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे देख लिया है कि क्लाउड बर्स्ट हुए हैं और पानी का एक रेला उतरता है और वो फिर अपने साथ वो इतने ज़ोर से आता है, क्योंकि रास्ते में ना पत्थर है, ना कोई जंगल है, ना कोई दरख्त हैं, तो उसका ज़ोर इतना गहरा है कि वो जहाँ पर गिरता है वो सब कुछ तबाह कर देता है। और हमने सवात में और दीगर जगहों पे देख भी लिया। मुझे ज़रा काइंडली थोड़ा बताएं कि क्लाउड बर्स्ट एक्चुअल होता कैसे है, होता क्या है? क्लाउड बर्स्ट बेसिकली तो यही है कि किसी एक जगह पे बहुत थोड़े टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो उसको आप, क्योंकि वो हमें विजुअल्स में भी आपने देखा ना, ऐसे लगता है जैसे क्लाउड में बाकायदा से पानी ऊपर से पानी छोड़ दिया गया, पानी की छोड़ दिया गया, जैसे हम बाल्टी से पानी डाल दें। तो ये है तो ऐसा ही होता है, क्योंकि ये बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और वो उतना पानी उस एक स्पेशल किस्म का जो सिस्टम है उसके अंदर वो समा नहीं सकता, ठीक है, वहाँ से उसका ड्रेनेज नहीं हो सकता, तो इसलिए वो हर चीज़ जो है ना वो थल फतल हो जाती है। ठीक है, इसी की वजह से इसके नुकसान जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसमें कंट्रीब्यूशन किन चीज़ों का आप समझते हैं? ये जो नेचुरल हम नेचर के साथ जो लड़ाई करते हैं उसकी वजह से ये ज़्यादा हो जाते हैं। ये हिस्टोरिकली भी होते रहे हैं क्लाउड बर्स्ट जो है, मगर अब ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब जब किसी जगह पे आबादी नहीं होगी, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो भी जाए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आबादी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टॉलेशंस हैं सिविल और दूसरी, तो उनको नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारा काम जो है वो होता है। पाकिस्तान में तो कम हुए हैं, इंडिया में रिसेंटली इसी सीज़न के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। ठीक है, और इस बार हमने भी ये देख लिया है, बिल्कुल फैक्ट्रीज है। अच्छा सर, मैं थोड़ा हम बात करते हैं कि अब पूरी दुनिया में जो एजुकेट किया जाता है लोगों को किसी भी किस्म की जो आफात होती हैं या जो भी चेंजेस, क्लाइमेट चेंज का अगर हम वर्ड यूज़ कर लें, तो उससे निपटने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि अपने आप को सेफ समझता था, तो पाकिस्तान में इस चीज़ को शायद प्रायोरिटी दी नहीं गई उस तरह से। अब जो सूरत हाल हम करंटली देख रहे हैं, प्लीज़ टेल मी, क्या जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इदारे, तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन आपको वहाँ मिलती है, तो यू कैन एड्रेस ईजिली टू मोर पीपल रादर दैन कि आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तो इसमें मुझे बताएं, क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ें निसाब में होनी चाहिए थी? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर प्रीपेयर्डनेस, ठीक है, रिजिलियंस, मिटिगेशन, ये सारी चीज़ें हमारे निसाब का हिस्सा होनी चाहिए। स्पेशली
जो यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स सही है। हैं उनको लाजमी तौर पे इन द फॉर्म ऑफ एक कोर्स होना चाहिए, डेडिकेटेड कोर्स ऑन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और अदरवाइज़ जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब आर्ट्स या लैंग्वेजेस के लिए, उनके लिए कोई वर्कशॉप्स जो है ना वो अरेंज की जा सकती हैं और दैट शुड बी द पार्ट ऑफ देयर करिकुलम, जो उनकी स्कीम ऑफ स्टडीज़ है उसका पार्ट होना चाहिए। क्योंकि देखें नेक्स्ट जनरेशन ये शायद हालात वर्स्ट ही होंगे। मतलब हमें जैसे देख रहे हैं कि हीट जो है वो 50 दर्जा हरारत से बढ़ चुकी हुई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है। पानी जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमें लग रहा था शायद हमें कहत साली ना देखनी पड़ जाए, और कुदरत का निज़ाम टोटल उसके उलट हो गया। इंडिया ने भी पानी छोड़ दिया, ठीक है, उनकी भी मजबूरी बन गई। तो देखें अब इतना बड़ा एक पानी का एक रेला, लाखों क्यूसेक का जो रेला पंजाब के मुख्तलिफ जगहों से बह रहा है और वो आबादियों को इफ़ेक्ट कर रहा है, बंद नहीं बनाए गए, तैयारियां नहीं की गई। तो क्या लगता है आपको कि ये कितनी देर तक इसका जो इफ़ेक्ट है वो रहेगा, ये जो करंट सूरत हाल सैलाब हम देख रहे हैं? सैलाब की देखें जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल में ये 1 महीने में सैलाब का पानी तो निकल जाएगा, यानी बह जाएगा, निकल जाएगा। हाँ, ये उधर बहरा अरब में चला जाएगा, मगर इसके इफेक्ट्स जो हैं वो तो काफ़ी रहेंगे। देखें जो जिन फसलों से गुजर कर चला गया वो फसलें तबाह हो गई, ठीक है, उन किसानों को अपनी वो फसलों की अगले सीज़न के लिए तैयारी के लिए दोबारा से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसान कहीं पर पानी कम चाहिए तो कहीं ज़्यादा चाहिए, तो ये भी एक चैलेंज आएगा। वहाँ पे छोटे छोटे इंस्टॉलेशंस हैं फार्मिंग के लिए जो ज़रूरी होती हैं, वो सारी की सारी तबाह हो जाएंगी, उनको वो सारी इंस्टॉलेशंस वहाँ पे दोबारा से करनी पड़ेंगी, और क्योंकि ये अब बिल्कुल बराबर हो जाएगा ना, वो एक लेवल पे आ जाएगा। मगर इसके बाद देखें अगली फसल की तैयारी के लिए जो उनके पास इतना फाइनेंस कहाँ से आएगा? किसान, हमारा किसान आपको पता है ना सीजनल चलता है, फाइनेंस कहाँ से आएगा? तो किसान की कमर टूट गई, ऑलरेडी परेशानी, ऑलरेडी वो परेशानी के अंदर है। फिर ये जो फसलें तबाह हुई हैं, ये जो हमारी खुराक है उसको अफेक्ट करेंगी। गंदम, चावल, सारा कुछ। इसका मतलब है कि हमें जो इस वक्त फसलें लगी हुई थी, इन्होंने अगले 4 महीने में हमारी खुराक बनना था, तो वो अभी हमें जो फूड शॉर्टेज है ना, उसके अंदर भी हमें जो है ये खदशा है कि वो हमें अफेक्ट करेंगी ये चीज़ें। ब्रेक से जाते वापस आते हैं और डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। डिस्कशन हो रही है करंट सिनेरियो पे। ब्रेक के जाने जाते हैं, वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं हमारे साथ। खबरदार वापस आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और आज का प्रोग्राम भी आगाही प्रोग्राम है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं जिस तरह से सैलाबी सूरत हाल पूरे पाकिस्तान को देखने को मिल रही है, और पंजाब बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इस वक्त, और पंजाब जितने भी दरिया हैं और नदी नाले हैं वो ऑफ कोर्स तुगयानी का शिकार हैं, और एक डिज़ास्टर है जिसको हम फेस कर रहे हैं। परवरदिगार हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, सबसे पहले तो ये दुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम थोड़ा बात करते हैं जो हीट, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब ये भी सोशल मीडिया और इधर उधर से हम देख सुन रहे हैं, और कुछ प्लेटफॉर्म्स पर बात भी हो रही है कि सैलाबी रेले में सब बाकी जो आसमानी पानी तो उसमें शामिल है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो ग्लेशियर्स का पानी है वो बहुत ज़्यादा इस बार पिघला है, जो कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अब मुझे बताएंगे इसके पीछे रीज़न क्या लगती है आपको? ग्लेशियर्स का पानी 50% तक ग्लेशियर्स का पिघल जाना, हाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट? जिसको हम देखें ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये उसका शाखसाना है कि ओवरऑल जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ है ना, उसमें इंक्रीज़ जो है ना, उसमें इजाफे का रुझान देखा जा रहा है, जिसकी वजह से मतलब अब वो ज़मीन से हवा में तहलील होना शुरू हो गया, ऊपर जाना शुरू हो गई है, ऊपर जाना हीट शुरू हो गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको पता है कि चोटियाँ बहुत ऊंची हैं और ग्लेशियर्स हैं, सारे आइस कैप चीज़ें वहीं पे मौजूद हैं। तो जब वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो लामहल्ला उस बर्फ़ ने पिघलना ही है। तो उस बर्फ़ ने पिघल के कहाँ पे जाना है? कराक्रम से बर्फ़ पिघलेगी तो वो कराची में जाएगी, ठीक है, वो एक सर्कल है, तो एक साइकिल के अंदर वो चीज़ें वहाँ पे जाएंगी। क्योंकि टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा है, आपने देखा कि हमने कितनी गर्मी का एक स्पेल यहाँ पे बर्दाश्त किया, तो ये स्पेल ओवरऑल है, तो और ये अनइवन होता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा एक वाटर साइकिल है या जो बर्फ़ और पानी का साइकिल है, ये उसको भी इफ़ेक्ट करता है। व्हाट डू यू थिंक? देखें, बीइंग अ मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट और आप एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब देखिए इसमें फिर एक तजवीज़ टेबल पे होना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है हर डिपार्टमेंट अपनी तजावीज़ दे रहा होगा कि जी ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि ये जो चैलेंज हमें इस टाइम फेस कर रहे हैं, गुजर गया, चले गर्मी का ज़ोर था वो टूट गया, वो पानी और सैलाब बारिशों की नज़र हो गया, अब हमें एक नया चैलेंज है जिसको हम फेस कर रहे हैं। मुझे बताएं कि आने वाले वक्त में
हम किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के इस इफ़ेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कि जो मज़ीद डिज़ास्टर का सबब न बने? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए पूरी जो मतलब पूरी दुनिया है ना, तमाम ममालिक हैं, इनको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट हम अफेक्टीज़ में सबसे पहले आते हैं। तो पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, तमाम एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनको इसमें हर बंदा जो है, जैसे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जो डिफरेंट कन्वेंशंस हैं, उनके अंदर ये कहा जाता है कि आपने अपनी जो कार्बन एमिशंस है ना उसको कम करना है, अल्टीमेटली 50% पे लेके आना है। जो आपका इंडस्ट्रियल एमिशन है आपने उसको कम करना है। तो ये सारी चीज़ें जब कलेक्टिव होंगी तो ओवरऑल हम टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम बारिशें जो हैं, जो अनइवन बारिशें हो रही होती हैं, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है या फ्लड को मैनेज किया जा सकता है। मौजूदा हालात में आपने देखा कि हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे पास स्टोरेज के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, डैम की कमी होनी चाहिए। सिर्फ डैम नहीं बल्कि वैसे भी हमारे पास स्टोरेजेस जो हैं वो होने चाहिए जिसको हम इस तरह के मौके के ऊपर यूज़ कर सकें। फिर आपने देखा कि आबादी के बहुत ज़्यादा इजाफे की वजह से हमारे यहाँ बेतहाशा जो है ना ये कॉलोनीज़ जो हैं, जो सोसाइटीज़ ये बनना शुरू हो गई हैं। तो जो उनकी नेचुरल पाथ होता है, जो नेचुरल वाटर, मेरे ख्याल से सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इनमें से बेशतर ऐसी कॉलोनियाँ और सोसाइटीज़ हैं जो कि जंगलात के लिए या ग्रीनरी के लिए या पार्क्स के लिए स्पेसिफिक थी। तो जब हमने उनको सारा किया तो इसकी वजह से वो पानी अल्टीमेटली जब पानी ज़्यादा आ गया तो उसने किधर जाना था। अगर पानी अपने नॉर्मल किसी जंगल में से गुजर जाए तो वो खास फ़र्क नहीं डालेगा, बट जब वो किसी कॉलोनी में से किसी इस्टेब्लिशमेंट में से गुजरेगा तो वो नुकसान करेगा। और दूसरा इससे फ़र्क ये पड़ा क्योंकि जब सारी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये रियल स्टेट का जिसको हम कहते हैं वो बन गया, तो अब वाटर के पास कोई चांस नहीं है। अदरवाइज़ हमें वाटर रिचार्ज का भी तो इशू है ना, कि हमारा पानी डाउन जाता जा रहा है और वो बैड क्वालिटी होता जा रहा है। अगर पानी को मौका मिले ज़मीन के ऊपर से गुजरने का तो नेचुरल सीपेज पर्कुलेशन के ज़रिए से वो पानी रिचार्ज करेगा, मगर ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा? क्योंकि पानी को हम ज़मीन के साथ मिलने ही नहीं देते। ठीक है, तो ये सारी हमने पुख्ता कर दिया, हम पुख्ता कर दिया। हम घर में भी थोड़ी सी भी जगह है, हमने देखा बचपन में टाइलें लगा दी हैं, वरना हम कच्चे घरों में देखते हैं, मगर अब वो टाइलें लगी जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा। सर देखिए, अब ये सिचुएशन हमारे सामने है, आई होप कि लोगों को पता चल जाएगा कि अब आगे क्या करना है। सबसे पहले तो हुकूमती सतह के ऊपर जैसे ही ये सूरत हाल थोड़ी नॉर्मल होती है, आई विश एंड आई एक्सपेक्ट कि फौरी तौर पर, अल्लाह ना करेगा अगले साल हमें सब कुछ देखने को मिले, एक चीज़ आप देखते हैं तो फौरी तौर पर उस पर नंबरदार आजमा होने के लिए आप पॉलिसीज़ बना लेते हैं। तो आई विश कि गवर्नमेंट हमारे इस मामले में सीरियसली इस मामले चीज़ों को। अच्छा सर, डिपार्टमेंट की बेस पर मुझे ये बताइए कि आप अपने डिपार्टमेंट में, अब आप देख रहे हैं ये सारी सूरत हाल आपने हमारे साथ शेयर की है, या स्टूडेंट्स जो हैं उन तक ये चीज़ किस तरह से पहुंचाई जा रही है? क्या कोई वर्कशॉप्स या अवेयरनेस प्रोग्राम्स या कुछ इस तरह की चीज़ें प्लान हो रही हैं? हाँ, यस, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर हम प्लान कर रहे हैं कि रिसेंटली हमने जो हमारा स्कीम ऑफ स्टडीज़ है उसको भी हमने रिवाइज़ किया और इस चीज़ को ज़हन में रखा है कि लोगों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो एनवायरमेंटल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको इस चीज़ के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एडवांस कोर्सेज उसके अंदर होने चाहिए, ताकि कम से कम एनवायरमेंटल के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको इसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो हो, जिसकी वजह से वो कम से कम। उसके अंदर सारी चीज़ें, जैसे कि देखें पानी, जैसे वाटर शॉर्टेज है, जैसे अगर बिजली की कमी है, जैसे कुदरती आफात आ जाती हैं, डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, कहत साली हो जाती है, तो इनसे निपटने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और हर इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए? ये सारा पार्ट है हमारे यहाँ, जो करिकुलम है ये उसका पार्ट है। ठीक हो गया। तो ये हम इसको अपने कोर्सेज़ में इसकी चीज़ को कवर करते हैं, मगर जैसे आप पहले बात कर रहे थे, तमाम जो अक्रॉस द बोर्ड तमाम जो ग्रेजुएट्स हैं ना उनके करिकुलम का पार्ट ये होना चाहिए, ताकि कोई भी एक जो ग्रेजुएट है जो बीएस करता है उसके पास बुनियादी चीज़ों की जो इंफॉर्मेशन है वो उसके पास होनी चाहिए। क्योंकि सर देखिए, इन दी एंड हम में से ये लाखों बच्चे हैं जो शहरों में हैं, लाखों बच्चे हैं जो गांव भी जाते हैं, दूर दराज इलाकों से भी आते हैं, तो हर इंडिविजुअल जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है वो अपने घर का सरबराही होता है। यस, तो अगर उसको ये अवेयरनेस मिल जाएगी तो वो अपने घर को इन तमाम हालात से निपटने के लिए तैयार कर सकेगा। दैट इज़ द मेन पार्ट। इन दी एंड सर क्या कहेंगे देखने वाले लोग, आपके स्टूडेंट्स हैं सारे जो आपको देख रहे हैं, तो क्या पैगाम देंगे इस वक्त जो करंट सूरत हाल है उस हवाले से? देखें, आप अपने लेवल के ऊपर ये इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप एनवायरनमेंट को अगर बेहतर नहीं कर सकते ना तो आप उसको नुकसान ना पहुंचाएं। आप प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करें, प्लास्टिक पोल्यूशन में किसी किस्म का कंट्रीब्यूट ना करें। वैसे लिटरिंग
आप ना करें कि हर जगह पे कूड़ा करकट फैलाना। उसके लिए वेस्ट मैनेजमेंट के जो बुनियादी असूल हैं उनको आप हमेशा मद्देनज़र रखें, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, नेचुरल हाइजीन का ख्याल रखें और अपने मुल्क की हिफाजत करें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आज के प्रोग्राम में हमने दीगर चीज़ों पर बात की और ऑफ कोर्स जो करंट सिचुएशन है जिससे हम सब जिसे हम देख रहे हैं और गुजर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये सैलाबी रेला और लाखों क्यूसेक पानी दरियाओं नदी नालों के अंदर मौजूद है, जो आबादियों को भी तबाह कर रहा है, जो इर्द गिर्द लोगों ने तजावज़ात भी किए हुए थे। लोगों ने दरियाओं के किनारों पे जहाँ पर जो जगह बनती भी नहीं है वहाँ भी आबादियाँ बनाई हुई थी, अब उन्हें वहाँ से नकल मकानी करनी पड़ी है, वहाँ से जाना पड़ा है। माल मवेशी जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए और जो माली नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। जानी नुकसान हमने इस पूरे इन 4-5 महीनों में देख लिया है। तो ये मेरी दुआ है कि अल्लाह हमारे लिए सबसे पहले आसानी पैदा करे और हम सबको ये तौफीक दे कि हमें इन चीज़ों को समझकर नेचर से पंगा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कुदरत के साथ आप लड़ाई मत लें। कुदरत ने जिन चीज़ों को फिक्स कर दिया है ना, उस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, उससे आप लड़ नहीं सकते, उसके अगेंस्ट नहीं आप जा सकते। सो आई होप कि आप और मैं, हम सब मिलकर एज एन इंडिविजुअल उन सारी चीज़ों पर काम करें जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ें, उनसे छेड़छाड़ी मत करें। हो सकता है कि वक्त आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए ठीक हो जाए और हम बेहतरी की जानिब जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह के प्रोग्राम में मिलते हैं।